आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की यह केमिस्ट्री का लेक्चर, यह हमारा 9वां पार्ट वीडियो है। इसके पहले हम लोग 8 भाग के वीडियो को पढ़ भी चुके हैं। आज हम लोग ये आपका इस पाठ का अर्थात पहले पाठ का लास्ट वीडियो है। इस तरीके से आज आपका पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमें आशा है कि आपकी भी तैयारी हो रही होगी। तो आज हम लोग आए हैं रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम आपको वीडियो में मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र, इन सारी बातों पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण के कुछ दोष हैं, कुछ लाभ हैं, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक समीकरण, जैसे आप जब दो पदार्थों को आपस में रासायनिक क्रिया करवाते हैं तो वे पदार्थ आपस में मिलकर रासायनिक परिवर्तन करते हैं, अर्थात उनके अणुओं के मध्य में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे फलस्वरूप एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। जैसे आप उदाहरण मान लीजिए H2 अर्थात हाइड्रोजन और O2 अर्थात ऑक्सीजन, ये दोनों संयुक्त होकर के जल के एक अणु अर्थात H2O का निर्माण करते हैं। कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन में जलकर नए पदार्थ और साथ में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इन सभी अभिक्रियाओं में परस्पर रासायनिक परिवर्तन होता है और इसी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक हमारे नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसी के लिए हम लोग ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिकारक कोई होता है। जैसे हम कोई पदार्थ लेते हैं तो जिस पदार्थ को हम लोग लेते हैं तो लिए जाने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक, और जो उसमें बनता है अर्थात जो हमारा नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दिखाने के लिए एक समीकरण जैसा प्रयोग करते हैं, एक जैसे बराबर का प्रयोग करते हैं, या किसी रासायनिक समीकरण में आपने देखा होगा तीर का प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले उत्पादों को सूत्र के द्वारा निरूपित करने की जो क्रिया होती है, या कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं के उत्पादों को हम प्रतीक और सूत्र के द्वारा निरूपित करते हैं। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक समीकरण एक ऐसी समीकरण है जो अभिकारक और उत्पाद के मध्य के उसमें लिए गए सूत्रों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमें निम्न तथ्यों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला पॉइंट आपको चाहिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान। पहली बात तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं
उसमें भाग कौन ले रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा आपका है अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादों का ज्ञान। तीसरा पॉइंट है अभिकारक एवं उत्पाद के संकेत या उसके सूत्र। यदि आपको जो अभिकारक पदार्थ या जो उत्पाद पदार्थ बने हैं उन सब के बारे में, उन प्रतीकों, उनके सूत्र के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित और व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए रासायनिक समीकरण का प्रदर्शित करने का जो तीसरी स्थिति होती है वो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो अभिकारक बना है और जो अभिकारक लिया गया और जो उत्पाद बना, इन दोनों के संकेत और सूत्र क्या हैं। लास्ट में आपको है अभिक्रिया के लिए कुछ उचित ताप की आवश्यकता होती है, कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, तो इन सब का ज्ञान जरूर होना चाहिए। जैसे आप कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर देना है, बढ़ाना है, घटाना है, उसे गर्म करना है, या कुछ अभिक्रियाएँ जो होती हैं उत्प्रेरक की उपस्थित होती हैं, तो इन सारी बातों को आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप रासायनिक समीकरण को व्यक्त कर पाएंगे। तो ये आपका रासायनिक समीकरण था, हमने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जो रासायनिक समीकरण है ये अभिकारक और उत्पाद के बीच जो इसमें पदार्थ लिए गए या जो पदार्थ बने, इनको हम सूत्र के द्वारा या किसी प्रतीक के द्वारा व्यक्त कर दें, हम लोग इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण निरूपित कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण जब हम निरूपित करते हैं तो इसमें अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का प्रयोग करते हैं जो हमें ये बताता है कि अभिकारक जो है रासायनिक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इस तरीके से आपका रासायनिक समीकरण व्यक्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के लाभ। देखिए, रासायनिक समीकरण के आपको कुछ लाभ भी होता है। वो लाभ क्या है? तो रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होती हैं जो आपको इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो इसके निम्न जानकारी होते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका रहा, रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। रासायनिक समीकरण का ये पहला आपको लाभ रहा कि समीकरण से अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उस पदार्थ की जानकारी हो जाती है। दूसरा आपका रहा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पाद का जानकारी प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस अभिक्रिया में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बना इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण के द्वारा हमारा प्राप्त हो जाता है। अगला हमारा रहा रासायनिक समीकरण से अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का बोध होता है, अर्थात उनकी मोल संख्या का बोध हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि अभिकारक का हमने कितना मोल लिया था और उत्पाद का हमें कितना मोल प्राप्त हुआ, क्योंकि किसी अभिकारक के प्रतीक या सूत्र से उस पदार्थ के 1 मोल का हमें बोध होता है। आपको ध्यान रहे, कोई भी पदार्थ हो उसके प्रतीक से या सूत्र से उस पदार्थ के हमेशा 1 मोल का बोध होता है। जैसे आपका H2O है तो H2O का जो सूत्र पूरा H2O है वो उसका 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका रहा रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारक तथा उत्पाद की मोल संख्या मालूम होने पर उनके द्रव्यमान की जानकारी हो जाती है। तीसरा पॉइंट आपका रहा रासायनिक अभिक्रिया में यदि
कोई अभिकारक या उत्पाद अगर गैसीय अवस्था में है तो उनके आयतन की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन आपको याद हो रहा चाहिए कि किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु का जो मानक आयतन ताप होता है और वह मानक ताप और दाब पर वह 22.4 लीटर के बराबर होता है। फिर से एक बार बता दें, किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन, आप चाहे H2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए, अगर आप उसके 1 ग्राम अणु का आयतन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा मानक ताप और दाब पर उस गैस का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। अर्थात गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या को हम 22.4 लीटर से गुणा करने पर उसके आयतन को ज्ञात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान सदैव बराबर होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रहे कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो, उस रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कितना द्रव्यमान है और उत्पाद का कितना द्रव्यमान है, ये दोनों द्रव्यमान सदैव बराबर होते हैं। इसी नियम को देते हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है। इस सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण का नियम से प्रतिपादित किया जाता है, जिसको द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं हम लोग। इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा उत्पाद और अभिकारक के द्रव्यमान का योग सदैव बराबर रहता है। यदि आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का सत्यापन करना है, इसके लिए आप एक रासायनिक समीकरण ले लीजिए। किसी भी रासायनिक समीकरण ले सकते हैं और उसके परमाणु भार की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि उसके परमाणु भार की जानकारी है तो आप उसके परमाणु भार को अभिकारक के पूरे अणुभार को निकाल लीजिए। उसके बाद उत्पाद के पूरे परमाणु भार को निकाल लीजिए और यदि दोनों के भार में बराबर समानता आती है तो ध्यान रखिएगा वह ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। तो आइए अगले स्टेप में बात करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के कुछ दोष भी ध्यान रखिएगा। लाभ तो हैं पर इससे कुछ इसके दोष हैं, दोष को भी आप ध्यान दीजिएगा। रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित दोष हैं जो इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। पहले पॉइंट में जान लेते हैं, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के संपादन के लिए आवश्यक ताप, दाब और उत्प्रेरक का ज्ञान नहीं हो पाता। अर्थात यह रासायनिक समीकरण का एक दोष है कि रासायनिक समीकरण से जब अभिक्रिया संपादन के लिए मतलब उनके क्या ताप हैं, क्या दाब हैं, उत्प्रेरक हैं, इन सारी बातों का जानकारी नहीं हो पाता, इसलिए पहला दोष इसके पाए गए हैं। दूसरा इसके दोष हैं अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसकी जानकारी नहीं होता, जिसके कारण यह भी एक दोष बना हुआ है रासायनिक समीकरण का। अगला दोष इसके और हैं, अभिकारकों के सांद्रण का ज्ञान नहीं हो पाता। अर्थात रासायनिक समीकरण से हमारे जो अभिकारक हैं उनके क्या सांद्रता हैं, उनके सांद्रण की जानकारी नहीं हो पाती, जिसके कारण यह भी एक दोष है। यहाँ पे एक और दोष है जिसको हम लोग अगले पॉइंट समझते हैं। अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन
या ऊष्मा पैदा हो रही है या अवशोषित हो रही है, इन सारी बातों को रासायनिक अभिक्रिया में जानकारी नहीं हो पाती, जिससे यह भी एक दोष का कारण बना हुआ है। अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का बोध नहीं हो पाता, अर्थात कोई अभिक्रिया कितने समय में हुआ, कितना समय लिया, इन सारी बातों की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता। इसलिए रासायनिक समीकरण का ये भी एक दोष बना हुआ है। अब रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अथवा व्युत्क्रमणीय है, इसका भी ज्ञान नहीं हो पाता, जिसके कारण यह भी एक दोष बना हुआ है रासायनिक समीकरण का। तो इस तरीके से आपको हमने 3-4 दोष बता ही दिया और आपको क्लियर भी हो गया होगा। बस दोस्त आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है और समझ लेना है। अब बात होती है, अगर दोष आ गई है तो दोष को निवारण करने का कारण, इनका निवारण करना, अर्थात इन दोषों को निवारित करने का हम लोग कैसे इन्हें निवारित करेंगे, आइए हम सीखते हैं। तो निम्न चिन्हों का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण के कुछ दोष को हम लोग कम कर सकते हैं, आइए सीख लेते हैं। तो इसमें पहले ले लेते हम लोग, जैसे अभिक्रिया आपने कोई कराया, अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव और गैस से निरूपित होती हैं। दूसरा पॉइंट आपका रहा कि अभिक्रिया की परिस्थितियां, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया के क्या परिस्थिति हैं, जैसे ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि को प्रदर्शित करने के लिए हम तीर के ऊपर या उसके नीचे उसके स्थिति को दिखा देते हैं, जिससे रासायनिक समीकरण के दोष को दूर किया जा सकता है। और इससे वह विद्यार्थी भी समझ जाएगा, हाँ इस अभिक्रिया में इतना ताप दिया गया या इतना ताप उत्पन्न हुआ या उसके इतना उसको उत्प्रेरक दिया गया। इन सारी बातों की जानकारी आसानी से हो जाएगा। अभिकारक तथा उत्पादक की भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस, इन सबको निरूपित करने के लिए उस पर हम उनको L या S या G से उन्हें हम छोटे ब्रैकेट में प्रयोग कर देंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए, हाँ S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड और G का मतलब हो जाएगा आपका गैस हो जाएगा। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया गया यहाँ पे आपने लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया उदाहरण में है N2 है, गैस है, यहाँ पे G लिखा गया है, G मतलब गैस को, यहाँ पे भी G है, S2 है, देखो ये भी गैस है। तो N2 और S2 मिल करके अमोनिया बनाएंगे, जो कि इसकी भी अवस्था है गैस है। यहाँ भी आपको G लिखा गया है। अब इसमें ये आपको दिखाया गया है 200 ATM, मतलब इसमें 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता है। साथ में इसमें 500 सेल्सियस ताप भी है और उत्प्रेरक वर्धक भी इसमें मिलाया गया है। आगे सीखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में बने हुए गैसी को, अगर किसी अभिक्रिया में कोई गैसीय अवस्था बन रहा है पदार्थ, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग, जैसे गैस अवस्था है तो इसको इस तरीके से तीर का प्रयोग करेंगे। तीर हमें ये बता रहा है कि यह गैसीय अवस्था है, अर्थात ये वाष्प बनकर गैस बनकर गैस के कण के रूप में बाहर उड़ जाएगा, अर्थात। और यदि अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसके तीर को ऐसे नीचे दिखा देंगे। तो तीर को नीचे दिखाने से वह विद्यार्थी या बालक जो भी हो रहा है, सीख रहा है, वह आसानी से उसको समझ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है वो गैस बन रहा है या कोई अवक्षेप बन रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा, रासायनिक समीकरण को हम अगर दूर लगाना है, दोष को दूर करना है, जैसे मान लीजिए किसी अभिकारक को आप गर्म कर रहे हैं, तो उसका एक गर्म के हम एक प्रतीक ले लेते हैं, अर्थात डेल्टा दिखा देते हैं, जिससे
ये जो रासायनिक समीकरण का दोष बना हुआ है ये भी आसानी से दूर हो जाए, तो हम एक तीर के ऊपर डेल्टा का प्रयोग कर लेंगे, जिससे रासायनिक समीकरण का दोष दूर हो जाएगा और आसानी से हमें समझ में भी आ जाएगा। और यदि कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है तो उसके लिए हमारे पास एक संकेत है। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उसके लिए हम लोग एक तीर का प्रयोग, अगर व्युत्क्रमणीय है तो उसके 2 तीर का प्रयोग इस तरीके से हम लोग करते हैं। ये जो हमारा एक तीर आपको बताएगा, ये आपको बताएगा कि अभिक्रिया व्युत्क्रमणीय है, और ये जो 2 तीर वाला बताएगा व्युत्क्रमणीय है, और जो एक तीर वाला है ये हमें बताएगा कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इस तरीके से यदि अभिक्रिया को उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दर्शाना है तो वहाँ पे हमें इस संकेत का प्रयोग करना चाहिए, जिससे रासायनिक समीकरण का दोष दूर हो जाएगा और हमें समझने में भी आसानी हो जाएगा। हम अभिक्रिया को देखेंगे तो तुरंत बता देंगे, पहचान लेंगे कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। तो ये सारे पॉइंट हैं इसके। इन सारे पॉइंट, इन संकेतों का प्रयोग करने से जो हमारे रासायनिक समीकरण में दोष बने हैं ये दोष का निवारण हो जाएगा और आसानी से हमारा समीकरण जो होगा समझने में हमें बहुत सरलता हो जाएगी। तो चलिए, ये वीडियो आपका टॉपिक आज समाप्त हुआ और हमें आशा है आप सभी को के लिए बहुत ही मेहनत किया गया वीडियो बनाने में। आप लोग भी ज़रूर मेहनत करेंगे और ज़रूर वीडियो को देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। चूँकि सभी पॉइंट थ्योरेटिकल हैं, सो आप लोग क्लास में तो हैं नहीं, तो थोड़ा सा आप इसको रिवीजन कीजिए। जो भी इसमें अभिक्रिया के जरिए कोई भी है तो आप उसको थोड़ा सा बुक का सहारा लेकर के और इसको आप तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा, आपके सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो में आएंगे हम दूसरे पाठ को लेकर के। तब तक आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।